चौपाल के इस सीजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा मैंने बताया कि इस सीजन में हम बात कर रहे हैं आपके विकास और आपकी पहचान के बारे में। अक्सर हम सेक्टर में काम करते हुए ये प्रयास करते हैं कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए, उनके जीवन को कैसे आसान पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ कैसे उनको तक पहुंचा पाए, ये हमारी कोशिश रहती है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बीच अक्सर हम कई बार अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने विकास के बारे में, अपनी केयर के बारे में, कि हम अपना भी ध्यान रखें, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, उन चीजों पे शायद उन चीजों को उन पे बात करना या उन पे थोड़ा सोचने का हम कम ही समय निकाल पाते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना चौपाल में हम इस मुद्दे पे भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने इस मुद्दे को समझने के लिए भी हमें लिखा था। तो इसीलिए आज का हमारा जो विषय है वो है कि बर्नआउट को कैसे पहचानें और उसको कैसे संभालें। इसी विषय को बेहतर ढंग से समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं नंदिनी जयशंकर जी। नंदिनी जयशंकर जी तारसी संस्था से जुड़ी हैं और कम्युनिकेशन और आउटरीच के लिए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। इन्हें युवाओं, जेंडर, यौनिकता से जुड़े मुद्दों पर काम करने का 5 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने सामाजिक संस्थाओं के साथ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए तनाव और बर्नआउट प्रबंधन पर आधारित हिंदी व्हाट्सएप कोर्स के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंदिनी जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। मैं पॉज ले सकता हूँ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच। बस थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप इनवाइट किया और सोशल सेक्टर के जो स्पेस है वहाँ पे बर्नआउट की बहुत कम बात होती है, तो ऐसा हमको भी एक प्लेटफॉर्म मिला लोगों तक पहुँच सके, उनको बता सके कि उनकी देखभाल करना क्यों जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। तो शुरुआत अगर हम यहाँ से करें नंदिनी जी, कि आजकल डेवलपमेंट सेक्टर में, विकास सेक्टर में बहुत बात होती है कि बर्नआउट फील कर रहे हैं। हमारे कई साथी ऐसे हैं कि बर्नआउट फील कर रहे हैं या स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो पहले तो आपसे यही समझना था बहुत बेसिक सा कि ये बर्नआउट होता क्या है और ये बर्नआउट का जो तनाव है उससे ये कैसे अलग है। अगर आप उसके बारे में थोड़ी सरल भाषा में आप बता सकें, और बहुत यूजफुल होगा हमारे साथियों के लिए कि अगर आप कुछ उदाहरणों का भी अगर इस्तेमाल कर सकें तो सबके लिए बहुत यूजफुल होगा उसके। जी, तो तनाव वो शारीरिक या मानसिक परेशानी पैदा करने वाली जहाँ जिसके कई कारण होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कारण होते हैं। और तनाव 2 तरीके का होता है। एक तो हाल का तनाव, अभी का एग्जाम्पल ही लेती हूँ कि कल जब हम लाइव में जुड़े तो हमको थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ कि क्यों हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, हमसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे। पर वो हाल का तनाव था, जो अब हम जुड़ पाए, बात कर पाए, वो अब ठीक हो गया, हमें अभी स्ट्रेस नहीं है। तनाव लंबे समय तक का भी हो सकता है, जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है आप 12 घंटे फील्ड में काम कर रहे हैं और घर जाके आपके पास कोई ऐसा घर पे जिसकी बहुत महीनों से तबियत खराब है, तो आप उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। तो काम भी है, घर की जिम्मेदारियां भी है, समय तक चल रही हैं, तो उसको हम कहते हैं। जो बर्नआउट है वो लंबे समय तक जो भी तनाव, जो क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा है, उसका एक नतीजा है। इससे हमें मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक थकान महसूस होती है। सो जो भी लोग बर्नआउट से गुजर रहे होते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई दिलचस्पी नहीं रही हमें, या अगर पहले हमें कोई काम करने से खुशी मिलती थी या कुछ चीजें करने से खुशी मिलती थी, अब खुशी मिल पा रही है, वो प्रेरणा नहीं है वो काम करने की। थोड़ा बीच में आवाज कट रही है आपकी। अभी थोड़ा बेटर है? हाँ, अभी बेटर है। बाकी साथियों को बता सकें कि क्या औरों को भी थोड़ा आवाज थोड़ा लग रहा है कि नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैसेज कर सके, बता सकते हैं आप। हाँ, प्लीज हमें चैट में बताइए अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं या नहीं। पर मैं थोड़ा अभी फोन पास में रखती हूँ, अगर वो अभी बेटर है। तो जब मैं कह रही थी प्रेरणा नहीं रहती, और अगर जब हम सेक्टर ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत जुनून रहता है कि हम लेंगे, पर शायद वो जुनून अभी हमें नहीं रहा। हमको अभी थोड़ी निराशा महसूस होती है अपने कामों से। हमको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, कुछ नहीं बदला
सब वैसे ही रहेगा। तो ये जो बर्नआउट है हमारे रिश्तों पे, हमारे काम पर, उसका बहुत ही गहरा असर होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार बर्नआउट हो गया और अगले दिन सब कुछ ठीक हो गया। सो ऐसा नहीं है कि एक दिन हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें थकान फील हो रहा है और अगले दिन हम महसूस हो रहा है, तो उसको बर्नआउट नहीं कहते हैं। अक्सर हम बर्नआउट को पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमको बर्नआउट महसूस हो रहा है। और जो बर्नआउट है वो धीरे होता है, और अगर हमने उसको सही समय में पहचान लिया तो हम उससे बचाव भी कर सकते हैं। ओके, अब हाँ ठीक है। हाँ, और अगर कुछ एग्जांपल, अगर आप जैसे स्ट्रेस और बर्नआउट के बीच में अगर आप थोड़ा बता सकें कंपैरिजन करके, कुछ एग्जांपल की बर्नआउट का क्या लक्षण है और तनाव का क्या है, तो वो भी यूजफुल होगा थोड़ा। तो मैं बर्नआउट के थोड़े आपको सिम्टम्स बता देती हूँ कि क्या, जैसे WHO की जो परिभाषा है, तो क्या हमको बर्नआउट फील होता है कैसे तरीके से। जैसे स्ट्रेस मैंने आपको बताया कि वो कम रहता है और शायद वो खत्म भी हो जाता है। जैसे कल मैंने एक लाइव का एग्जांपल आपको दिया था, आज वो स्ट्रेस खत्म हो गया। अभी जब मैंने लंबे स्ट्रेस का एग्जांपल दिया था, वो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। पर एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं जब आपने अपने क्रॉनिक स्ट्रेस पे काम नहीं किया। जैसे 12 घंटे आप फील्ड में काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, आपकी निजी जिंदगी में कुछ चल रहा है और हमने अपना देखभाल नहीं किया उस बीच में, वो बर्नआउट को रिजल्ट करता है। से हमको बर्नआउट होता है। जो लंबे समय का जो हम तनाव महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो मैंने आपको एग्जांपल जैसे वर्क लाइफ बैलेंस ही हो गया, पर अगर आप इवन बाउंड्री नहीं बना पा रहे हो, है ना, या काम के बाहर आपकी कोई जिंदगी ही नहीं है, काम ही आपकी आइडेंटिटी और पहचान बन, अगर एक बार में होता है कि हमारी पहचान काम से ही होती, बाहर दुनिया में हमारी जिंदगी ही नहीं है, और वो हम बहुत लंबे समय तक उसी से जूझ रहे होते हैं और हम उसको पहचान नहीं पाते कि हमको ये तनाव हो रहा है। तो जब वो लंबे समय, चले महीने साल, वो तनाव जब चलते रहता है, उसका नतीजा होता है बर्नआउट। सो उसके हम होता है, हमको बहुत थकान या ऊर्जा की कमी, जैसे बोले महसूस होने लग जाती है। काम करना अच्छा नहीं लगता, उठना अच्छा नहीं लगता, काम पे जाना लगता, या काम करने की क्षमता में भी बहुत इफेक्ट होता है। तो जब हम तनाव हो रहा है, कभी कभी हम तनाव पे काम कर लेते हैं। जैसे अगर हाल का तनाव है, या अब मैं घर में कोई ठीक हो गए, तो हम अपने रूटीन में आने लग जाते हैं, हम अपनी थोड़ी देखभाल करने लग जाते हैं। पर अगर लंबे समय तक हम उसको ठीक नहीं कर, हमारी बॉडी थोड़ी सिग्नल्स देने लग जाती है, जैसे थकान हमें लग जाती है। कभी कभी फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत होते हैं कि नींद में दिक्कतें आना, खाने पीने में दिक्कत, हमारा वेट कम या ज्यादा होना, बहुत सारे इमोशंस जनरेट होता है बर्नआउट की वजह से। गुस्सा आना, बहुत गिल्टी महसूस होना कि हम नहीं कर रहे हैं, या दुख महसूस होना, हताशा महसूस होना। जैसे मैंने बोला कि बहुत बार, जैसे बहुत लोग जब सेक्टर में काम कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कुछ बदल ही, इतने साल निकाल दिए सेक्टर में, हमारा काम ही है कि जो बदलाव का जो काम है वो बहुत मुश्किल से हम कर पाते हैं। तो कि नहीं, कुछ बदलेगा ही नहीं, हम जितना भी कोशिश कर लें नहीं बदलेगा। तो हमको बाउंड्रीज बनाने में काफी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे थोड़े लक्षण है जिससे हमें पता चल सकता है कि हाँ, अब बर्नआउट महसूस हो रहा है। जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ, हम मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, उतना अच्छा नहीं लग रहा हमको। पहले अगर हमें कुछ चीज बहुत खुशी रहती थी, मैं अच्छी नहीं लग रही, तो ये तनाव से थोड़ा बढ़कर तनाव है जो हम ठीक कर सकते हैं। पर बर्नआउट उससे थोड़ा ज्यादा, जहाँ पर हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखने लग जाए, मानसिक स्थिति है उस पर असर पड़ने लग जाए, हमारे इमोशंस पे हमारा काबू ना हो, तो हमें लग सकता है कि हाँ फील करें। और ये सबके लिए अलग होता है। ये तो कुछ उदाहरण है जो WHO परिभाषा से हम बता रहे हैं, और सबके लिए बहुत अलग भी हो सकता है, और कई बार हम उसको नहीं भी मैं एक अपना पर्सनल उदाहरण देना चाहूंगी। जब मैंने ये सेक्टर ज्वाइन किया था और मैं बड़ी एंथुसियास्टिक थी, मैं एक टीम में काम कर रही थी, पर मैं दूसरी टीम्स में मैं बहुत घंटे काम करती थी। और ऐसा एक पॉइंट आया था जहाँ मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। रिपोर्ट ठीक था, रिपोर्ट में कोई, मेरे को बुखार नहीं है, पर इतनी थकान और मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मेरे को उठना अच्छा नहीं लग रहा, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, हूँ, मेरे को करना है। तो उस टाइम मैं भी कि नहीं, मेरे को बर्नआउट फील हो रहा है, मेरे को एक ब्रेक की जरूरत है। बस मेरा था कि मेरे को, मैं इतना पैशनेट हूँ, मेरे को काम करने की जरूरत है। काफी सालों बाद मेरे को पता चला कि अच्छा, मैं बर्नआउट से गुजर रही थी।
तो पहचानने में भी हमको काफी साल लग जाते हैं कि ऐसे कोई सिम्टम्स हम फिजिकली देख रहे हैं, हमें कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ये, या हम क्यों ऐसा महसूस करते हैं। मैं एक चीज और समझना चाह रहा था कि डेवलपमेंट सेक्टर में यानी कि विकास सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि वो बाकी सेक्टर के मुकाबले ज्यादा बर्नआउट का सामना करते हैं। उसका क्या कारण है, अगर आप उसके बारे में बता सकें तो वो ज्यादा हमारे साथियों के लिए यूजफुल हो पाएगा। सो हर सेक्टर में जो, अब मेरी आवाज बेटर है क्या? हाँ, अब बहुत बेटर है, अब बेटर है। ओके, परफेक्ट। तो जो हर सेक्टर में या हर नौकरी में कुछ कुछ चुनौती और तनाव तो हो, बिल्कुल। जो नौकरी के साथ आपको आते हैं, पर हमारा मानना यह है कि ऐसा जो भी काम है जिसमें लोग इन्वॉल्वमेंट हो, लोगों के साथ काम करना हो, वहां पे खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। और इसको तारची में हम पीपल वर्क कहते हैं। सो ऐसा काम जो किसी लोगों की जिंदगी, सेहत, रोजगार या अधिकारों के साथ जुड़ा हो, जैसे काउंसलिंग सर्विस हो गया, एनजीओ में स्टाफ मेंबर्स हो गए, केस वर्क हो गया, या एक्टिविस्ट हो गए, या आशा वर्कर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। सो ये सारे काम पीपल वर्क में आते हैं। और ऐसे भी काम जिसके लिए शायद हमें नहीं मिलती है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, जैसे घर पे देखभाल करना बच्चों का, बूढ़ों का, जो भी विकलांगता के साथ देखभाल करना भी पीपल वर्क में आता है, जिसके शायद हमें मिलती है। तो अक्सर ऐसे कामों में ऐसा होता है कि हमें सोशल सेक्टर में संघर्षों की कहानियां सुनने को मिलती हैं, स्टोरी सुनते हैं हम, जो काफी डिस्ट्रेसफुल होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। और कई बार हम ये स्टोरी सुनते हैं पर शायद कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसा होता है कि कई बार हमने बहुत सारी स्टोरी सुन ली, हर रोज न्यूज से लेके अपने काम से लेके हम स्टोरी सुनते हैं, बस कुछ कर नहीं पाते। और जो हमारे सेक्टर में है, उसका जो काम है वो सहानुभूति पे आधारित है, एम्पैथी पे आधारित है। कई बार हम दूसरे व्यक्ति का दर्द अंदर बहुत महसूस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि हमें लोगों के साथ सहानुभूति दिखानी पड़ती है। तो जो में से वो गुजर रहे हैं वो हम अपने दिल पे ले लेते हैं जी। हमको लगता है कि हाँ, हम रिलेट कर पाते हैं, उनका दर्द हम भी महसूस कर पाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें तनाव थोड़ा ज्यादा फील होता है और बर्नआउट से हम ज्यादा खतरे में होते हैं। और जो पीपल वर्क जो हम सोशल सेक्टर के क्षेत्र में काम करते हैं, वो हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे ऐसे कुछ अनुभव रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस के सर्वाइवर्स के साथ काउंसलिंग सेवाएं, शायद उनकी जिंदगी में भी उन्होंने कभी वायलेंस फेस, तो हमारा जो जुड़ाव है हमारे मुद्दों के साथ वो बहुत गहरा होता है। तो कई बार हमें लगता है कि उन जो कम्युनिटी को हम सर्व कर रहे हैं, उनकी जरूरतें अपनी जरूरतें इम्पोर्टेंट है, कि हम अपने मेंटल हेल्थ या अपनी जो देखभाल है उसको हम पीछे रखें, सबसे पहले हम कम्युनिटी देंगे। तो हमारा ये कम्युनिटी फर्स्ट का एटीट्यूड भी होता है। तो कई बार हम इतना कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं कि हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं कि कुछ जरूरतें हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। और ये जो काम है सोशल सेक्टर में, हमें बहुत कंपैशन फटीग सा फील होता है। फटीग जो है ये एक तरह की मानसिक और शारीरिक थकान है जो हमें सहानुभूति दिखाने में इम्पैक्ट करती है, हमें मुश्किल पैदा, क्योंकि हम इतना एम्पैथी पे चलते हैं तो कई बार हमें फटीग हो जाता है, कई बार हम इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं, नम। कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे सेक्टर में हमने बता दिया, आप न्यूज सुन रहे हैं, हम हर रोज ऐसी कहानियां सुनते हैं, तो अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि ऐसी चीजें हो रही हैं। तो इतना जाता है हमें एम्पैथी रख के हर सिचुएशन में, और इसका असर हमारे रिश्तों पर बहुत गहरी तरीके से पड़ता है। हमारे कलीग्स के साथ कई बार हमें बहुत गुस्सा भी आने लगता है कि हम क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं जो चीजें हो रही हैं उनके लिए। और जो काम करते हैं वो अपनी जिंदगी में भी पितृसत्ता, इंसाफी या गैर बराबरी से उनको झेलना होता है। और जैसे
2-3 एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं फील्ड में यौन संबंध के बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, मैं अवेयरनेस करती हूँ, तो अपने घर में अपने पार्टनर के साथ ये बातें नहीं कर पा रही। ऐसा बहुत बार हो सकता है। या कोई क्वेयर इंसान है जो दूसरे क्वेयर इंसान को काउंसलिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है, पर शायद उनके घर पे इतना रेजिस्टेंस है उनकी आइडेंटिटी को लेकर। तो ऐसे बहुत सिचुएशंस में हमको लगता है कि हम अपने काम उठाने लग जाते हैं कि हम तो अभी फील्ड में जाके ये सारी बातें कर रहे हैं, पर हम खुद अपनी जिंदगी में ये बदलाव नहीं ले पा रहे। तो ऐसा फीलिंग हमें बहुत होता है। उसकी वजह से भी हमारा तनाव है, जो बर्नआउट है, हमें ज्यादा फील होता है, क्योंकि ये सारे दिमाग में जूझ रहे होते हैं। और एक तरीके का गिल्ट में बोल सकती हूँ हम लोगों को फील होता है अगर हम अपने बारे में बात करें तो। इस सेक्टर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं इन चीजों के बारे में सेक्टर में बात करती हूँ खुशहाली के ऊपर, और हमेशा बोलते हैं कि हमको तो सोशल वर्क में यही सिखाया है, कम्युनिटी को नीड को प्रायोरिटाइज करना है। हमें तो कभी सिखाया, अपनी नीड भी इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर मुझे कोई 10 बजे कॉल कर रहा है, मेरा सोशल वर्क में ये मुझे सिखाया है कि मुझे वो 10 बजे रात होना है। पर आप कैसे बाउंड्री बना सकते हैं, देखभाल कैसे कर सकते हैं, ये कभी शायद हमको बताया ही नहीं गया इस सेक्टर में। तो हमें भी गिल्ट महसूस होता है कि हम कैसे अपने बारे में सोच ले। क्या काम ही है कि हमने लोगों की मदद करनी, यही हमारी प्रायोरिटी और ये हमने खुद से चुना है। तो ऐसी बहुत गिल्टी फीलिंग आती है और ये भी खुल के बात नहीं कर पाती है, बिकॉज एक शर्म की फीलिंग आती है कि हम ही ने तो ये काम चुना है, तो हम कैसे अपनी नीड्स को बोल दे कि नहीं, मैं 10 बजे के बाद फोन नहीं उठाऊंगी या मैं सुबह उठ के ईमेल नहीं देखूंगी। मैं कैसे बोलूं जब मेरा काम किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी को मेरी जरूरत है। और ये हमें बहुत गिल्टी महसूस होता है। जी। और मैं इसी पॉइंट को जो आपका जो लास्ट सेंटेंस था उसी को आगे बढ़ाते हुए कि सब कुछ हो रहा है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बर्नआउट भी हो रहे हैं, लेकिन हम हमारे सेक्टर में लोग खुल के बात क्यों नहीं कर पाते, उसका क्या कारण है? मतलब और क्यों, कैसे हम उसको कर पाए, मतलब उसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर पाए? अगर आप थोड़ा उसके बारे में बता सकें। जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कोर्स के बारे में आपने बताया, तो मैंने काफी संस्थाओं के साथ काम किया है। 2 बैचेस हमने चलाए के साथ काम किया है। एंड आई थिंक जब भी हम बताएं उनको कि ये बर्नआउट और स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, सबसे पहले उनका थॉट होता है कि मैं कैसे लेके जा सकती हूँ। मेरे को आप ये सिखा दो कि कैसे मैं अपनी देखभाल करूं और मैं अपनी कम्युनिटी में जाके वो सिखाऊंगी। सो आई थिंक हमारा इंग्रेन्ड ही है हमारे अंदर कि हम दूसरों के बारे में पहले सोचें, हमारे बारे में पहले ना सोचें। और ये क्योंकि जैसे मैंने बाकी रीजन बताया, क्योंकि हमारा काम के साथ बहुत ये हमारे लिए सिर्फ एक 9 to 5:30 जॉब नहीं है। हम जिस मुद्दों पे काम करते हैं, जिन लोगों करते हैं, जिस रिश्ते बनाते हैं काम के बहुत जुड़ाव है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सेक्टर में लोगों को बड़ा गिल्टी महसूस होता है कि हम कैसे अपने बारे में बात करें जब उनका नेचर ही है कि हमें दूसरों के लिए काम करना है। कि मैं कैसे बात कर सकती हूँ कि मेरे को ये जरूरत है। जैसे एक बार बहुत मेरे दोस्तों के साथ भी बात हो रहा था कि 10 बजे आपको काउंसलिंग है, किस कहीं पे वायलेंस हो रहा है, आपको तो वहां पहुंचना ही है, क्योंकि वो कितना सीरियस मुद्दा है। कहीं वायलेंस हो रहा है, कोई आपको 10 बजे रात को फोन लगा रहा है, आप तो नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा काम 5:30 तक ही है, मैं 10 बजे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। तो ये हमका एक अलग नेचर है कि कभी भी बहुत हो सकती है और हमारा रहना वहां पे शायद बहुत जरूरी भी है। उस सारे सिचुएशंस में हमारा काम ऐसा है कि हम मना नहीं, तो किसी की जिंदगी के साथ उसका है। तो ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट में जैसे हम जा रहे हैं, कोई टेक प्रॉब्लम हो रही है ना, किसी की जिंदगी के साथ जुड़ाव। बहुत बार हमें बहुत गिल्टी महसूस होता है और हमें सिखाया भी यही जाता है कि दूसरों के बारे में हम पहले सोचे, खुद के बारे में हम बाद में सोचे। तो इसलिए हमारे सेक्टर में तो ये तनाव और बर्नआउट के, और सबको बर्नआउट महसूस हो रहा है पर बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमें कैसे सोचो अपने बारे में, क्यों जरूरी है मेरे बारे में सोचना, ये बताया ही नहीं गया। ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखिए पॉलिसीज जो भी हैं या कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी कम्युनिटी के लिए बनती है, रिश्ता कम्युनिटी के साथ कैसा रहा। पर इंटरनल ऐसे कहीं नहीं जहाँ हम एक दूसरे के साथ, अपने कलीग्स के साथ कोई फीलिंग शेयर कर सके या बता सके हमें ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा कोई स्पेस है ही नहीं जब हम खुल के एक दूसरे से बात कर सकते हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें दूसरों के इमोशंस प्रोसेस करने का ही हमारा काम
बिल्कुल। इमोशंस प्रोसेस करने के लिए कोई जगह ही नहीं है जो हम कर पाए। तो ये एक गिल्ट है हमारे सेक्टर में कि हम नहीं बात करेंगे, या कोई शर्म है हमें अपने बारे में, या कुछ अपनी मांग रखेंगे तो वो गलत है। तो ऐसी एक फीलिंग है जिसकी वजह से हम लोग बात करते हैं, पर बहुत सालों बाद आपको उसका असर भी दिखेगा कि आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है। इस सेक्टर में वैसे भी स्किल लोगों की बहुत कमी है ना, बहुत कम लोग इस सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आप खो दे जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं क्योंकि वो पहचान ही नहीं पा रहे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से समझाया। एक चीज, अगर हम किसी व्यक्ति को लें जो सेक्टर में काम कर रहा है, उसको कैसे पता चले कि वो बर्नआउट की तरफ बढ़ रहा है, और वो अपने स्तर पे कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल उपाय हैं जो वो कर सकता है कि ठीक है, मतलब बर्नआउट, पहले तो मैं ये समझूं कि मुझे बर्नआउट हो रहा है, फिर ऐसे कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको मैं अपना कर उससे ओवरकम कर सकता हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो सकता हूँ। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकें कि शुरुआत कैसे कोई व्यक्ति को लगे कि मुझे बर्नआउट हो रहा है, और उसके उपाय। जी। तो ये बर्नआउट जो है ये इससे उभरना नामुमकिन तो नहीं है, बट आसान। और थोड़े लक्षण तो मैंने आपको पहले ही बताए, जैसे थकान या ऊर्जा की कमी, काम करने में दिलचस्पी नहीं रहना, काम करने की क्षमता में थोड़ी कमी आना, तो बहुत टायर्ड फील होता है, जिसमें कोई रीजन नहीं होता, बहुत थकान सी महसूस होती है, काम करने का मोटिवेशन नहीं होता, किसी से बात करने का, आपको बहुत गिल्टी महसूस होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, रेस्ट नहीं मिलता आपकी बॉडी को, तो आप सो नहीं पा रहे हो ढंग से, उठ नहीं, या आपको हेल्दी खाना, वो भी चीजें आप पहले नॉर्मली करते थे, जैसे आप हेल्दी खाना खाते थे, या आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता था, दोस्तों के साथ बाहर सुबह उठने अच्छे से उठते थे और आपको फ्रेश फील होता था बिल्कुल कि हाँ मैं अभी दिन का शुरुआत करता हूँ। तो ये सारी फीलिंग्स आपको नहीं रहती है, तो सुबह उठने में आपको बहुत दिक्कत, हेल्दी खाना, अगर आपको पता है कि हाँ काउंसलिंग मेरे को लेना चाहिए, पर वो लेने की भी हिम्मत नहीं होती। सो जो रेगुलर काम हम कर रहे होते हैं और दिख रहा है कि हम रेगुलर काम अभी उसी ऊर्जा के साथ जैसे हम पहले कर पा रहे थे, तो हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमें बर्नआउट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसका बचाव हमारा ये मानना है कि आप बर्नआउट से बच सकते हैं। सो ऐसा ना हो कि हो जाए फिर आप उपाय ढूंढे। पहले आप ऐसी प्रैक्टिसेस अपनी जिंदगी में करें कि आपको बर्नआउट ही ना हो, तो वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप बर्नआउट की नहीं ना, बिकॉज अगर आप एक बार चले गए तो उससे निकलना, जैसे मैंने बोला, नामुमकिन नहीं है, पर आसान नहीं होता। उससे हमारा कई साल ही हमें लग जाते हैं पहचानने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई जैसे अगर हमें बुखार है और हमें 105 फीवर है, ऐसा कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है ताकि बुखार है तो पता चल गया। कहीं टाइम कि हमें क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं उसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारा मानना यही है कि सेल्फ केयर, आत्म देखभाल बहुत जरूरी है, और ये तब हमें नहीं करना चाहिए जब हमें तनाव महसूस हो रहा है या जब हमें बर्नआउट महसूस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप तभी करें जब तनाव हो रहा है, तो चलो अभी हम जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, ये एक आदत है जो आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाना चाहिए और करते रहना चाहिए कि आप जाएं ना तनाव और बर्नआउट की। तो और इसमें आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके कलीग, आपके ऑर्गेनाइजेशन, सबका हाथ। प्लान जो है ऐसा नहीं कि खुद से आप करें, सबको मिलके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पर जो खुद थोड़ी चीजें हम कर सकते हैं, और अभी मैं बहुत सिंपल सी चीजें, को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, बट ये सिंपल चीजें भी शायद हम नहीं कर पाते हैं। जैसे फोन थोड़ी देर देखना। जो भी लोग सेक्टर में कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, जैसे मैं भी कम्युनिकेशंस में काम करती हूँ, हमारा काम ही सोशल मीडिया है, हम ही है कि न्यूज देखना। तो हम हर तरीके की न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, शाम को रहते हैं, तो हमें ब्रेक ही नहीं मिलता। तो बहुत साल तो मैंने अपना सोशल मीडिया यूज करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि इतना सोशल मीडिया, इतनी नोटिफिकेशन, इतने मैसेजेस, आपको देख के बहुत थकान महसूस होने लग जाती है। कुछ दिन बिना फोन देखे रहना, जैसे एक या जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, बहुत सारी सेल्फ केयर टेक्निक्स है, गाइडेड मेडिटेशन हो गया, टैपिंग हो गया, ये हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो हम सोशल मीडिया में सेल्फ केयर के बारे में देखते हैं,
आप शॉपिंग करने जाओ तो सेल्फ केयर है, या आप स्पा करें तो सेल्फ केयर है, हाँ वो भी है, बट हमें कमर्शियल होना जरूरी नहीं है। बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, सबके पास वो साधन नहीं होगा कि वो स्पा जा सके या शॉपिंग जा सके कि वो अपनी देखभाल करने के लिए, तो बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं से कर सकते हैं। जैसे काम से ब्रेक लेना, बहुत टाइम पे हम छुट्टी तभी लेते हैं जब यार हमें कोई घर पे अर्जेंट काम होता है या हमें कहीं बाहर जाना होता है, या हम कभी कुछ ना करने के लिए छुट्टी नहीं लेते काम से, पर काम से थोड़ी दूरी, बाउंड्री मेंटेन करना भी जरूरी होता है कि आप वापस आके अच्छे से काम, तो थोड़े महीनों के बीच में एक दिन वो एक ब्रेक लेना जहाँ पे आप कुछ ना कर रहे हो, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। वो आपको एक काम से देता है, इतना जो आप काम कर रहे हो थोड़ा आप फिर आप वो काम करने लग जाओ, या मंथली क्वार्टरली अपने साथ बैठना और इवेल्युएट करना कि आपकी पर्सनल कैसे जा रही है, प्रोफेशनल लाइफ क्या जा रही है, कैसे हमें करना है। एक और एक उदाहरण है कुछ नया सीखना। तो बहुत बार छोटे सेक्टर में हम एक ही जैसा काम करते हैं, पर हम कुछ नया, तो हमें कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होती। तो इवन कोई नए कोर्स करना, कुछ नए स्किल्स सीखना, ये सब भी हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा लगता है कि अरे मैंने कुछ नया सीखा, काम से रिलेटेड ही मैंने कुछ नया सीखा जो मेरे को बहुत टाइम से सीखना था। सो ये भी होता है जिससे थोड़ी खुशी महसूस हुई अपने आप। बहुत छोटी दोस्तों से मिलना, वो तो सब है, कोई नई आदतें करना, मनपसंद खाना बनाना, लाइक बहुत छोटे छोटे जो आप अपनी देखभाल करने के लिए कर सकते हो। आपको अकाउंटेबिलिटी बड़ी रखना, अपने दोस्तों को बोले कि हाँ हम आप में ठहराओ, बाउंड्रीज के बारे में, सीमाएं के बारे में बात करना अपने दोस्तों से कि क्या सीमाएं हैं आपकी, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, अपने कलीग्स से इसके बारे में करना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलनी चाहूंगी वो है टाइम मैनेजमेंट। ये मेरे को जब हम कोर्स करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि चल रही है लाइफ में, हम कैसे मतलब करें देखभाल। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो मुझे लगता है सारे सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सीखना, ऐसे हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम क्या है, काम है जो आज मैं शायद नहीं करूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्या जरूरी काम है, या क्या मैं थोड़ा टाइम ले सकती हूँ कि मैं पर्सनल कोई रीडिंग कर सकूं एक दिन में मैं 5 मिनट निकाल के। तो ये जो आप टाइम मैनेज करते हो संस्था में भी, जब आप काम कर रहे होते हो, खुद का टाइम हम कैसे मैनेज करें कि हम काम भी अच्छे से करें और हमें बर्नआउट भी फील ना हो, हमारे पास थोड़ा रेस्ट करने का भी वक्त हो। तो अपने टाइम मैनेजमेंट में रेस्ट का टाइम भी इंक्लूड करें कि इतना मेरा ब्रेक है। तो हम बोल सकते हैं कि कैलेंडर में डाल दीजिए 4 to 4:30 मैं चाय ब्रेक लूंगी, इस टाइम पे मैं कोई मीटिंग नहीं करूंगी, या इस मैं मेल नहीं देखूंगी। तो सबको पता ये आपका ब्रेक टाइम है, इस टाइम पे आप ब्रेक लेना चाहते हो, या आधा घंटे का ब्रेक भी अपने काम पे इंक्लूड करें कि अगर मेरा तो कैसे मैं उसमें से आधा घंटा ब्रेक को दूं और बाकी 7.5 आवर्स मैं काम को डिवाइड करूं। तो ये जो छोटी छोटी स्किल्स हैं ये भी थोड़ी है कि हम बाउंड्री बना सकें। जी, तो जैसे मैं तारशी का एग्जांपल लेना चाहूंगी। हम हर रोज अपने बस को टास्क भेजते हैं सुबह, तो उसमें हमारा प्रायोरिटाइजेशन होता है कि ये सबसे जरूरी काम है, ये थोड़ा उससे कम ये अगर मैं आज ना भी करूँ तो चलेगा, बट ये है काम। इससे आइडिया मिलता है कि अच्छा हमें पता है कि हमें क्या काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ काम हम नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 8 घंटे काम करें तो शायद से हम सिर्फ 6 घंटे का टास्क दे दें और 2 घंटे हम फ्री रखते हैं फ्लेक्सिबल, कि हम थोड़ा ब्रेक ले लें उसमें, या हम आ जाए तो कैसे उसको भी हम इंक्लूड कर पाए। सो ये सारे कॉन्शियस हैबिट्स है जो हम कर सकते हैं मैनेज। जो सारे टीम मेंबर्स को भी पता होता है इंसान ये काम कर रहा है आज, तो ये कम्युनिकेशन भी रहता है। हमें भी पता होता है दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं, तो अगर हमें पता है उनसे हमें रीच आउट करना है तो हम किस टाइम पे कर सकते हैं, कौन से टीम मेंबर कौन सी मीटिंग, जैसे बहुत छोटी आदतें हैं जिससे हम रेस्ट भी ले सकते हैं, काम भी हम ढंग से काम के अलावा भी हमारे और भी घर पे उसको भी हम कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। यही नहीं सिर्फ ऑफिस का काम है, घर के काम है, हमारी रिस्पॉन्स है, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे कैसे हम बाउंड्री बना सकते हैं कि यार मैं 5:30 के बाद नहीं देखूंगी फोन, या मेरा कोई 5:30 के बाद व्हाट्सएप ना करे, मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगी, या मैं मेल चेक नहीं करूंगी, या मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ ऑफिस से घर या मैं मेल नहीं देखूंगी। नहीं तो हमारी आदत है कि हम खोलेंगे देखेंगे क्या जरूरी है, ट्रैवल करते वक्त हमें लगता है थोड़ा फ्री टाइम है मैं मेल देख लेती हूँ। तो कैसे लेके हम थोड़ा कॉन्शियस डिसीजन लेके हमें मेल नहीं
कुछ टाइम पे, और हम दूसरों को कम्युनिकेट कर पाए, है ना। बहुत कुछ अर्जेंट है तो हम दूसरे टीम मेंबर को बोल पाए, या ऐसे अगर हम नहीं कर पा रहे तो कोई और हमारे लिए वो कर पाए। तो ये टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो आपने बताई, और हम समय समाप्ति की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब जरूर दें कि ये तो हो गया व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर सकते हैं सेक्टर में काम करते हुए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफी सारे काम होते हैं, कभी मना नहीं कर सकते, कभी कुछ भी अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। तो इस बर्नआउट को रोकने के लिए संस्थाओं और मैनेजरों की क्या भूमिका हो सकती है, अगर आप उसके बारे में भी जरूर बताएं तो ये बहुत यूजफुल होगा हमारे साथियों के लिए। मैं जल्दी से बताऊंगी कि पहले तो मैं बोलूंगी, जैसे तनाव या बर्नआउट की हम बात करें, वो एक कारण की वजह से तो नहीं होता, बहुत कारण होते, क्योंकि हमें तनाव है, इंडिविजुअल हो गया, संस्थागत हो गया, सिस्टेमिक हो गया, पेट्रियार्की जैसे पितृसत्ता की हम बात कर रहे हैं वो हो गया। तो बर्नआउट की रोकने की जिम्मेदारी इंडिविजुअल की नहीं है, वो आपके संस्थाओं की है, समाज की है, आपकी कम्युनिटी जिसका आप पार्ट है, और उन सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी खुशहाली पे हम ध्यान दे पाए। और इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकती हैं, तो ये भी मैं कुछ बड़ा सा नहीं बोलूंगी, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक सुरक्षित स्थान बनाना, एक सेफ स्पेस बनाना, कि हम जो है एक दूसरे को अपनी फीलिंग बोल पाए, हम अपने कंसर्न्स शेयर कर पाए, जो डर है हमको काम को लेके वो बता पाए, या खुशियां भी बता पाए कि ये छोटी बड़ी अचीव किया, ये भी एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। तो संस्थागत एक स्पेस होना चाहिए कि हम खुल के एक दूसरे से बात कर सकें, क्योंकि उस पे तो हम बाकी और चीजें कर ही नहीं पाएंगे। माहौल हमें ऑर्गेनाइजेशनली बनाना चाहिए जहाँ पे हमें पता है कि हम कुछ भी बोले हमें जजमेंट नहीं मिलेगा, हमें मेंटल स्पेस मिलेगा, कोई हमें जज नहीं करेगा। मैं इतना कहूँ अपने कलीग्स के साथ या अपने मैनेजर के साथ या अपने लीडरशिप के साथ कि मैं अपने कंसर्न बता सकती हूँ और वो मुझे समझ कोशिश करेंगे। तो स्पेस सबसे पहले बहुत जरूरी है। दूसरी है पॉलिसी जो आप बनाते हैं, प्रैक्टिसेस जो आप बनाते हैं, जिसके तहत हम में बात कर सके। तो कुछ पॉलिसीज जो हम बना सकते हैं, इवन ऑर्गेनाइजेशनली कैसे, जैसे वर्किंग आवर्स ही हो गया, या एक्स्ट्रा अगर हम किसी को कॉम्पनसेट करें, या वर्किंग आवर्स क्लियर रखें। जैसे तारशी का एक है, जब भी ओरिएंटेशन हुआ था हमें तभी बोला था 30 ही वर्किंग आवर है, उसके बाद हमें नहीं देखना या ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करना। तो एक एनवायरनमेंट है जहाँ डिस्करेज किया जाता है कि आप काम के बाहर ईमेल या उसको रेस्पॉन्स ना करें। तो 5:30 हमारा ऑफिस ही बंद हो जाता है कि सब बस 9 to 5:30 एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग, सबकी इक्वल टाइमिंग हो। जो हम करें, ऑब्वियसली कभी कभी नहीं भी हो पाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये मेंटेन करें, ऐसे हम पूरी कोशिश जरूर करते हैं। या फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, जहाँ पे अगर आपकी तबीयत खराब है तो थोड़ा आप काम के बीच में रेस्ट ले पाए और आपको गिल्टी महसूस ना हो दूसरे। तो हमारे ऑफिस में एक काउच है जहाँ पे कभी कभी हमको क्रैम्प भी हो गया या तबीयत ठीक नहीं लगी, तो हमको काउच में जाके हमें पता है कि हम रेस्ट ले सकते हैं। ऑफिस में एक काउच है जहाँ पे हम जाते हैं तो ले सकते हैं और कोई गिल्टी फीलिंग नहीं होता, कोई आपको नहीं बोल रहा कि ऐसे तो नहीं कर सकते ऑफिस आवर्स में। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो रेस्ट को भी ऑफिस स्पेसेस में अलाउ करे कि आपने या थोड़ा टाइम ऑफ ले, अगर हमें पता है कि हाँ ऐसे एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करें हम कि हमें गिल्टी ना लगे। ये प्रोडक्ट इतना बोल रहे हैं कि हाँ पूरा घंटे काम करना चाहिए, ऐसा ना हो। रेस्ट को भी हम इंक्लूड कर पाए काम पे, क्योंकि बाउंड्रीज जैसे बोलते हैं, जो सीमाएं हैं उसको हम रेस्ट। तो कब जैसे अगर कोई बोल रहा है कि मैं 5:30 बजे के बाद नहीं काम कर सकती आज, या नहीं कर पाए, तो कैसे हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं और माहौल बनाए जहाँ कलीग्स एक दूसरे को सपोर्ट करे। तो अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो कोई और वो काम लेना है, ऐसे कोई फिक्स्ड आपका रोल ना हो। इवन ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदारी, जब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये आपको काम करना है, वो क्लियर हो। आपकी जो संस्थागत ग्रोथ है वो आपको क्लियर करी जाए, आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाए नई नई चीजें सीखने का, तो उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही काम करते करते थक भी जाते हैं, तो ऐसा और या सारे काम कर रहे होते हैं हमारे जेडी से बाहर अगर, जिससे हमें बहुत थकान महसूस होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम भी ये है कि वो आपकी जॉब रोल्स को क्लियर करे कि ये लिए जरूरी है। आपके ग्रोथ के बारे में सोचे कि संस्था में आप बढ़ सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज दे कुछ नए सीखने का। और इससे भी एम्प्लॉयज को, जो स्टाफ मेंबर्स, उनको
का मिलता है कि हाँ हम कुछ नया सीख रहे हैं, नया कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो उस एम्प्लॉय की जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ा सके। तो जरूरी है सपोर्ट सुपरविजन जरूरी है कि ऐसा एक स्पेस हो कि आप अपने मैनेजर से बोल सके कि हाँ मेरे को फील हो रहा है, मेरे को बर्नआउट फील हो रहा है, और वो सपोर्ट करे उस प्रोसेस में। आपको रेगुलर सुपरविजन हो, आपके रेगुलर कॉन्वर्सेशन हो आपके मैनेजर के साथ, कैसा आपको महसूस हो रहा है या कैसा आप महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम कैसे बदल सकते हैं उसको। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजर्स भी पूछे अपने इससे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कई बार हम बस काम के बारे में बात करते हैं, पर बाकी उनकी निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा होगा जिसकी वजह से उनका काम इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। क्या वो स्पेस है कि हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने मैनेजर को बता सके कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा भी कुछ हो रहा है जिसकी वजह से काम में इफेक्ट हो रहा है, और उससे हमें गिल्टी फील ना हो कि नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे मैनेजर्स भी एक स्पेस बना सके कि थोड़ा कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, बच्चे कैसे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और कि जो भी काम है वो भी चले, पर उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ इश्यूज है तो वो भी हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं जो हम काम के बारे में देख रहे हैं। और ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मंथली थोड़ा टाइम ऑफ दें। अगर किसी को थेरेपी लेना है, कोई काउंसलिंग लेता है, तो संस्थागत कैसे तो मॉनिटरली सपोर्ट करें कि जो एम्प्लॉयज है उनको हम एनकरेज करें कि आप थेरेपी सेशन दे या काउंसलिंग सेशन दे, या कैसे हम थोड़ा टाइम ऑफ उनको आप इन दिन लेना चाहते हैं तो आप छुट्टी लेके वो थेरेपी या काउंसलिंग सेशन दे सकते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस भी बहुत फॉलो करती है कि वेलबींग के लिए कोई हम सब या पॉलिसी वाइज हम प्रोवाइड कर पाए। सो ये कुछ बहुत छोटे तरीके ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत कर सकती है। कुछ उदाहरण के तौर में मैं बताना चाहूंगी, जब एक कोर्स में हमारे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से लखनऊ से जुड़े थे और वो दिन काम करते थे एक हफ्ते में। तो उनका 6 days वर्किंग वीक था, सैटरडेज भी काम करते थे, और उनको लग रहा था कि बहुत बर्नआउट फील हो रहा है में, क्योंकि वो 6 days काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तारशी का जो कोर्स है व्हाट्सएप कोर्स करने सैटरडे फ्री दिया, और एक सैटरडे वो सिर्फ में बात करते खुशहाली के बारे में। तो साथ में मिलकर बात करते कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, या एक साथ मिलकर कोई टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, आर्ट, योगा। सो ये सब प्रैक्टिस उन्होंने तो सैटरडे मिलते हैं, और वो सिर्फ काम नहीं करते, काम के बाहर भी वो एक दूसरे से बात करते हैं, खुशहाली करते कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और एक दिन छुट्टी भी उन्होंने अभी इंकॉर्पोरेट कर दी कि नहीं अभी हमें छुट्टी की जरूरत है। तो ये लीडरशिप ने डिसीजन लिया था कि नहीं ये जरूरी है, क्योंकि हमारे स्टाफ मेंबर्स को फील हो रहा है कि शायद काम करना मुश्किल हो रहा है। तो ये रिकग्निशन भी बहुत जरूरी है कि हम कुछ प्रैक्टिसेस जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम थोड़ा बदले। अगर हमें महसूस हो रहा है कि स्टाफ मेंबर्स बर्नआउट फील कर रहे हैं या वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि असर तो काम पे ही होगा अगर हमारे टीम मेंबर्स बर्नआउट, तो आप अपनी ये पॉलिसीज, एक दिन छुट्टी के लिए भी बहुत खुश थे, हमारे टीम मेंबर्स बहुत खुश है कि हमें एक सैटरडे ऑफ मिल गया। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप देखिए उसको तो पॉलिसी के तहत में भी, प्रैक्टिस के तहत में भी, जो कल्चर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे हैं वो ये एंकरेज करता है कि हम तनाव के बारे में, बर्नआउट के बारे में बात कर सके। सो कल्चर बनाना सबसे पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद थोड़े या पॉलिसीज हो गया, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने कोर्स करने के बाद ये भी बोला कि अभी हम अपनी कलीग्स के साथ, पहले हम ब्रेक नहीं लेते थे काम करते के वक्त, हम अपने कलीग्स को बोलते कि नहीं चाय के टाइम पे हम ब्रेक लेके बाहर वॉक करने जाएंगे। और ये भी उनको अच्छा लगने लगा कि इतना टाइम मिला कि हम अपने कलीग्स के साथ बाहर जा रहे हैं, कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं, चाय पीने के लिए बाहर वॉक पे जा रहे हैं, जो वो पहले नहीं कर पाते थे। तो ऑफिस में कैसे हम छोटी छोटी आदतें हैं जिससे हमको भी लगे कि हाँ ये हमें ऊर्जा मिले काम करने में, हमें बर्नआउट या तनाव महसूस ना हो। और किसी ने ये भी शेयर किया था, एक उन्होंने बहुत टाइम से उनकी छुट्टी वेस्ट जा रही थी, छुट्टी ही नहीं ली उन्होंने, और कोर्स करने के बाद उनको लगा कि नहीं उनको बहुत बर्नआउट महसूस, 2 हफ्ते की छुट्टी ली और उन्होंने कुछ नहीं किया। ये स्पेस भी है ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि छुट्टी लेने का उपाय शायद अपने लेवल पे करें तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, जो भी चीजें हैं, और एकदम से नहीं होगा, समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब उपाय करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ओवरकम कर जाएंगे।
हम समय से बहुत आगे हैं, तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अभी के लिए हम इतना ही बात करते हैं। नंदिनी जी, आपने इतने अच्छे से, इतने एग्जाम्पल्स के साथ आपने ये सारी चीजें हमारे साथियों को बताई, और आई एम श्योर कि सबके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से हमें समझाया।